प्राइमरी, फिर एक दिन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को ले लेंगे, फिर एक दिन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लेंगे। एक क्लास जैसे न्यूट्रिएंट अपटेक पे बनाना है, एक सॉइल प्रॉपर्टीज का बनाना है कि आइडियल सॉइल कंडीशन क्या होती है, उस पर बनाना है। तो काफ़ी सारा मेरे हिसाब से वर्क हमारा चलेगा अभी। और ये जो कोरोना काल है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी इसमें स्वस्थ रहें, अपने घर पे सुरक्षित रहें और अच्छी खेती करते रहें। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को अच्छे अच्छे अभी रेट मिले सब्जियों के, ऐसी मेरी कामना है। और आई थिंक अभी हमको चालू करना चाहिए। मैं अभी ज्वाइन करता हूँ मीटिंग। स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो, स्क्रीन शेयरिंग मेरा ऑफ है ना। अभी एक मीटिंग चालू करते हैं हम। आज तो बॉबी जी भी हैं और राहुल जी भी हैं, आज महेंद्र गोयल सर भी हैं और शेखर साहब भी हैं, गंगाराम जी भी। ओके, तो अभी हम चालू कर रहे हैं। तो अभी हमने सभी को नमस्कार दोबारा से। और अभी हमने जो सीरीज चालू की है उसके अंदर आज हम कॉपर के बारे में जानेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो है हमने 3 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें जो 3 काफी मेन थे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, लेकिन काफी अहम रोल प्ले करते थे, जिसमें से आयरन था, जिंक था और बोरोन था। अभी जो पीछे बचे हुए हैं 5, उसमें से कॉपर और मैग्नीज आज हम करने वाले हैं। कॉपर और मैग्नीज ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में ही है, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है कि इनका रोल नहीं है। हर न्यूट्रिएंट इसमें से एसेंशियल है। जैसे मैंने कहा कि इनकी आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे एक क्वांटिटी लिखी है कि हमारी मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट किस क्वांटिटी में होना चाहिए, और उसके साथ में आगे ये भी लिखा हुआ है कि हमारी जो पत्तियां हैं पौधे की, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट किस क्वांटिटी में होना चाहिए। तो जैसे आज हम पहले कॉपर लेंगे, तो कॉपर की जो 1 ppm से लेके 100 ppm, यानी ये काफी ऑलमोस्ट कम मात्रा में चाहिए। इसके अगर कंपैरिजन में हम मैग्नीज को देखें, तो मैग्नीज की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा लगती है इसके अंदर। उसका अगर हम देखेंगे, मैग्नीज का है लगभग 120 ppm से लेके 6000 ppm तक उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस तरह से ये एक न्यूट्रिएंट का है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना पौधे के अंदर अपटेक होना चाहिए, कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो सारे न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी क्वांटिटी के हिसाब से इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट हम कहते हैं कि इनकी माइक्रो क्वांटिटी हमको चाहिए। तो इसी में जो हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर एक बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और प्लांट इसको एज ए कॉपर ही इसको अपटेक करता है। कैटायन में होता है, जैसे हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट 2 तरह से प्लांट लेता है, प्लस में और माइनस में। तो ये भी प्लस वाला है, और क्योंकि ये प्लस का है तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी मिट्टी माइनस में होती है, एनायन होती है, तो ये मिट्टी इसको होल्ड करके रखती है, ये लीच डाउन नहीं होता जल्दी से। ये एक हमने ये देखा था कि न्यूट्रिएंट सारे इमोबाइल है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इमोबाइल है। जैसे हमने कैल्शियम के अंदर देखा था, कैल्शियम हाईली इमोबाइल होता है प्लांट्स के अंदर, उसी तरह से कॉपर भी एज कंपेयर टू अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी बजाय ये ज्यादा इमोबाइल है विद इन प्लांट, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ये पौधे में मूव नहीं होता है। इसका मतलब इसकी अगर कमी के लक्षण जब हम आगे अभी स्लाइड में देखेंगे, तो वो जो नई पत्तियां होती है, यंग पत्तियां होती है, उसके अंदर इसका आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं।
ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो होता है पौधे में, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की जो क्रिया होती है, उसके अंदर ये कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब उस एक्टिविटी के लिए ये जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम है पौधे के अंदर, जिनके अंदर इसका जैसे एंजाइम है और एमिनो एसिड और प्रोटीन जो बनते हैं उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर इसका रोल है। इसी तरह से जो लिग्निन है, प्लांट की जो सेल वाल होती है, जो कोशिका भित्ति जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक लिग्निन तत्व होता है जो उसको बाइंड करके रखता है एक तरह से, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। और एक आप नीचे सेकंड लास्ट जो आप देखेंगे कि जो हमारे जो फ्लेवर होती है, यानी जो एक उसमें एरोमा आती है, जो खुशबू आती है, उसके अंदर शुगर कंटेंट में जो फ्रूट्स के अंदर यानी फ्रूट का जो मिठास होता है वो, और स्टोरेज एबिलिटी बढ़ाता है ये वेजिटेबल्स की और फ्रूट की, उनकी जो खुशबू है, एरोमा जिसको हम या खुशबू कह सकते हैं, उसको ये बढ़ाता है। और जैसे कलर के अंदर भी फूल, अगर आप फूलों की खेती करें तो उसमें कॉपर का काफी बड़ा रोल होता है। जैसे आप गुलाब की या गेंदे की ऐसी खेती करते हैं तो कलर जो होता है फ्लावर का, उसके अंदर कॉपर का काफी बड़ा रोल है। अब इसके कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? पीएच तो हमने देख रहे हैं, पीएच एक ऐसा फैक्टर है, इसलिए मैं वो हर स्लाइड उसके अंदर डालता हूं। इसमें भी नेक्स्ट स्लाइड वही है कि पीएच एक हमको मेंटेन 6 से 7 के बीच में करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट पौधों को बहुत अच्छे से मिलते हैं। कॉपर और मैग्नीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नीज भी ये ऐसे हैं कि अगर आपका बहुत ज्यादा हाई पीएच होगा मिट्टी का तो भी अपटेक नहीं होगा, बहुत ज्यादा लो होगा तो भी अपटेक नहीं होगा। इसके अलावा क्योंकि ये केटायन है तो केटायन होने के कारण फास्फोरस, जिंक, आयरन ये ऐसे हैं जो इसकी अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। इसी तरह से जैसे ये इसको अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये एक हमको इसकी खास ध्यान में रखने वाली बात है कि क्योंकि प्लस है तो प्लस वालों के साथ में इनका प्लस प्लस सारे हो जाते हैं तो कॉपर का अपटेक कम हो जाता है। इसी तरह से ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें इसकी डिफिशियंसी होती है? जनरली कॉपर की डिफिशियंसी नहीं होती है, बहुत कम देखने को मिलती है हमारे को। इवन मैंने यहाँ रिसर्च पेपर में यहाँ तक भी पढ़ा है कि हम जो जैसे फंजीसाइड करते हैं, मान लो आप जैसे आप अगर बाग लगाया हुआ आपके, एक बोर्डेक्स मिक्सचर आपने नाम सुना हो जिसमें नीला थोथा या कॉपर सल्फेट जो वो एज ए फर्टिलाइजर भी होता है, उसको नीला थोथा भी कहते हैं हिंदी में। नीला तोता और जो चूना या कली होती है उसका मिला के हम एक स्प्रे करते हैं एक निश्चित कॉम्बिनेशन में, उसको हम बोर्डेक्स मिक्सचर कहते हैं। तो उसके द्वारा भी कॉपर की पूर्ति होती है। इसके अलावा आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड अगर आप काम में लेते हैं तो उसमें भी कॉपर है, तो उसके द्वारा भी उसकी पूर्ति होती है। एक कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, अगर आप वो भी काम में लेते हैं तो उससे भी कॉपर की पूर्ति होती है। इट मीन्स कॉपर को हमको कभी अलग से ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ मिट्टी ऐसी है जैसे मैंने कहा उनके अंदर कॉपर की डिफिशियंसी आ सकती है। जैसे इसमें एक उल्टा सिस्टम है। उल्टा सिस्टम क्या कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, हालांकि हमारी मिट्टियों में कम रहता है, फिर भी जो हमारे जो आप में से पॉलीहाउस ग्रोवर अगर जुड़े हुए हैं और आपकी मिट्टी का अगर जो ह्यूमिक एसिड या ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में कॉपर की डिफिशियंसी आ सकती है। तो ये हमको एक ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरा जो लेटराइटिक और हाईली वेदर्ड सॉइल होती है, यूटी सोल्स और ऑक्सी सोल्स उनको बोलते हैं, ऐसी मिट्टी में इसकी कमी आ सकती है। कैल्केरियस सॉइल में इसकी कमी आ सकती है, सैंडी सॉइल में होती है उनमें इसकी कमी आ सकती है, या लाइमस्टोन से अगर कोई हमारी मिट्टी बनी हुई है, जो पेरेंट मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं हमारी जो मिट्टी बनती है, अगर ऐसी कोई मिट्टी है तो उसमें कॉपर की कमी आ सकती है। पीएच जैसे मैंने कहा था कि पीएच सबसे बड़ा रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट अपटेक के अंदर। नॉट ओनली जो हम कॉपर की चर्चा कर रहे हैं आज, इसके अलावा बाकी भी न्यूट्रिएंट है। तो इसमें अगर आप कॉपर देखेंगे तो कॉपर नीचे से सेकंड लास्ट, नीचे से दूसरे नंबर पे है कॉपर और जिंक। इसको अगर आप इसकी पट्टी देखेंगे, जहां ज्यादा चौड़ी है मतलब वहां पौधा अच्छे से उसको अपटेक कर रहा है, जहां वो पतली हो रही है वहां पे वो अच्छे से अपटेक नहीं कर रहा है।
तो इसकी जो आप अगर आइडियल रेंज देखेंगे कॉपर की, तो 5 से लेके ऑलमोस्ट 7 पीएच तक है। 7 6 6.5 तक की है। 6.5 के बाद वो पतली पट्टी होने लगी, इसका मतलब उसका जो अपटेक है वो कम होने लग जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी मिट्टी का अगर हम पूरी का तो शायद पीएच चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों साल बने लगे हैं उसको बनने में, तो इतनी जल्दी उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन एक सोइल सॉल्यूशन, एक शब्द में बोलता हूँ हमेशा, सोइल सॉल्यूशन या रूट जोन जिसको हम कह सकते हैं, जहां हमारी जड़ें रहती है, तो वहां पे हम जरूर थोड़ा उसको पीएच को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था 2-3 तरह के एसिड आते हैं। एक फास्फोरिक एसिड आता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड आता है, इसके अलावा एक सिट्रिक एसिड आता है, एक नाइट्रिक एसिड भी आता है जिसमें नाइट्रोजन होती है, लेकिन वो थोड़ा इसी को हाई करता है। तो वो आप दूसरा उसमें नाइट्रोजन होती है, तो कभी कभी हमें नाइट्रोजन कम देनी होती है, तो नाइट्रिक एसिड भी हम काम में ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें नाइट्रोजन की जरूरत हो। इसमें सबसे बेस्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, वो आप काम में ले सकते हैं। इन एंड एनी केस सिट्रिक एसिड भी आप काम में ले सकते हैं पीएच कम करने के लिए। तो जब हम फर्टिलाइजर दें उससे पहले या फर्टिलाइजर के बाद, कभी कभी एसिड जो है वो फर्टिलाइजर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो हमको वीक में एक बार या फर्टिलाइजर से पहले, या मैं तो कहूँगा कि अगर आप अकेला एक दिन एसिड चला दें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कभी हो सकता है उनकी कंपेटिबिलिटी हमारे जो फर्टिगेशन के जो फर्टिलाइजर है उनसे हो या नहीं हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा मिट्टी टेस्ट, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, आप मिट्टी की जांच करवाएं। मिट्टी की जांच में न्यूट्रिएंट के साथ में और भी जो पैरामीटर हैं, जैसे पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, उसकी फर्टिलिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो भी हमें पता चलता है, उसकी टेक्सचर कैसी है ये भी पता चलता है। तो मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, ताकि उसके हिसाब से हम हमारे जो न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप में से काफी ग्रोवर ऐसे जुड़े हों जिनके ड्रिप नहीं है, जो फ्लड इरिगेशन में कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मिट्टी की जांच फसल लगाने से पहले ही करवा लें, ताकि हमको जो न्यूट्रिएंट कम है उसकी हम पूर्ति कर सकें। तो कॉपर की जैसे हम चर्चा कर रहे थे, अब कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें कॉपर की ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, उसकी ये लिस्ट है, जिसमें जो है शुगर बीट जो हम लगाते हैं, उसको चकुंदर, सॉरी चकुंदर है, ब्रोकली है, कैबेज है, कैरेट है, ब्रिंजल है, ओनियन, पेपर मतलब जो मिर्ची जितनी भी आती है, शिमला मिर्च है, चाहे हमारी लंबे वाली मिर्ची है, टोमेटो, टमाटर है, वाटरमेलन है, व्हीट है। तो ये ऐसी कुछ फसलें हैं जिनको कुछ ज्यादा मात्रा में कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसके डिफिशियंसी सिम्टम किस तरह के आएंगे? जनरली इसके जो एक तो इसके जो सिम्टम आएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये कंपैरेटिवली इमोबाइल है, हाईली इमोबाइल की तरह ही है, ये पौधे में मोबाइल नहीं है। तो इसके जो ऊपर की पत्तियां होती है उनके अंदर क्लोरोसिस मतलब हल्का हरा रंग हो जाता है पत्तियों की सिराओं के बीच में। तो ऊपर की जो कच्ची पत्तियां या जो यंग लीफ होती है उसमें इस तरह के सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, कॉपर की डिफिशियंसी में पत्ती का साइज छोटा हो जाता है, और कभी कभी उसमें नेक्रोटिक स्पॉट बन जाते हैं। नेक्रोटिक स्पॉट का मतलब है कि जैसे कुछ बीमारी आती है, भूरे भूरे से धब्बे हो जाते हैं, इस तरह के भूरे भूरे धब्बे भी उसमें हमारे को दिखाई दे सकते हैं, खास करके जो पत्तियों का किनारा होता है वहां पे। और कभी कभी कुछ सब्जियों के अंदर हमको जैसे नीला हरा सा रंग की पत्ती हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो है हमारी जो कॉपर की डिफिशियंसी हो सकती है। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा था, फूलों में इसका काफी बड़ा रोल है, फ्लावर के जो कलर के अंदर। तो वहां पे हो सकता है आपके जो फूलों का कलर अगर अच्छा नहीं आ रहा है, तो मे बी जैसी वेराइटी है, मान लो हमने जो वेराइटी लगा रखी है, सपोज हमने एक गुलाब लगा रखा है और उसका जो कलर था वैसा कलर नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी इसकी कमी हो सकती है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं
जिनसे आप पहचान सकते हैं कि किस तरह की कमी आती है। राइट साइड में जो इसमें है ये लेग्यूम्स की फोटो है, लेफ्ट साइड में जो फोटो है ये चावल की फोटो है, राइस। तो इस तरह के उसमें आगे से जो किनारे से कभी कभी पत्तियां जल जाती है, उसमें स्टिक्स बन जाती है चावल में। और कभी कभी जैसे मैंने कहा था ब्लू ग्रीन, यानी जो नीला हरा सा रंग हो जाता है पत्ती का, इस तरह का अगर आपको सिम्टम दिखाई दे तो वो कॉपर की डिफिशियंसी हो सकती है। अच्छा, एक इसमें रोलिंग ऑफ लीफ होती है, यानी पत्तियां ऐसे गोलाई में हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने इसमें गुलाब का लगाया हुआ है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इसमें सिट्रस का है। तो इसमें पत्तियां आप देखते हैं सिकुड़ के और रोलिंग सी हो रही है और किनारों से उसमें जलन सी हो रही है, पत्तियों के अंदर भूरापन आ रहा है, यानी ऐसा हो रहा है तो वो कॉपर की डिफिशियंसी हो सकती है। सिट्रस में इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गया, कभी कभी गोंद सा आने लग जाता है जो हमारी टहनियां होती है उसके ऊपर, गम गम जिसको कहते हैं, गमी सी गोंद की बूंदे सी दिखाई देने लग जाती है। जैसे मान लो आप नींबू लगा रहे हैं या आप किन्नू लगा रहे हैं, तो उसमें अगर आपको टहनियों पे गोंद की बूंदे सी अगर दिखाई दें तो हो सकता है वो कॉपर की डिफिशियंसी हो। तो ये इस तरह के कुछ लक्षण हैं जो आते हैं। अब हम इसकी कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं जिनके द्वारा हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है कॉपर सल्फेट, जैसे मैंने कहा था, इसको हिंदी में नीला तोता भी कहते हैं। इसके अंदर जो कॉपर अराउंड 35% होता है, इसका हम इसको एज ए बेसल डोज में भी काम ले सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो अराउंड 1 kg पर हेक्टर से लेके 7 kg पर हेक्टर तक है। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें उसकी कितनी डिफिशियंसी है। कई बार आपको 1 किलो डालने से भी डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। दूसरा, इसमें कॉपर जो सल्फेट या कॉपर सल्फेट या जो कॉपर है ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड भी है। तो ये डबल काम हमारे को करेगा कि ये उसके साथ में कॉपर की डिफिशियंसी को दूर करेगा, साथ में एज ए फंजीसाइड भी ये काम करेगा। तो जो हानिकारक जितनी भी फंगस है उनको भी ये किल करता है। इसके अलावा जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी आता है, कॉपर ऑक्साइड भी आता है, कॉपर क्लोराइड भी आता है, और चिलेटेड भी मार्केट में अवेलेबल है। जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, रिचफील्ड है और जो कंपनियां हैं उनके कफ काफी के सबका आपको कॉपर मार्केट में चिलेटेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो वो भी हम एज ए स्प्रे या एज उसको फर्टिगेशन ड्रिप में दे सकते हैं अगर हमारे को उसकी कमी आती है तो। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसकी जो कॉपर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम जरूरत पड़ती है, कभी कभी इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो इसको आप अगर, जैसे मैंने कहा, आप जैसे सीओसी वगैरह का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का आप स्प्रे करते हैं एक रोप में 1 या 2 बार, तो उससे भी पूर्ति हो सकती है। बाकी आप इनमें से भी किसी को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉपर के बारे में था। अभी हम मैग्नीज के बारे में जानेंगे। इसके अंदर आपका, मैं कहूँगा, अगर आपका कोई इसमें सवाल जवाब है तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एक टाइम पूरा होने वाला है, लगभग 7-8 मिनट इस सेशन के बाकी हैं, क्योंकि मैंने जल्दी ज्वाइन कर लिया था। तो आप कॉपर के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मैसेज प्लीज टाइप कीजिए, और फिर अपने एक ब्रेक के बाद फिर उसको मैग्नीज को लेंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपके कोई भी सवाल हैं तो कॉपर के बारे में आप एक बार अपना फंडामेंटल क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम मैग्नीज के बारे में आगे बढ़ेंगे।